तो आज हम एक पहेली सुलझाने वाले हैं। प्राचीन भारत में एक दौर था जब यहाँ कोई एक सल्तनत नहीं बल्कि 16 ताकतवर राज्य थे, सब एक से बढ़कर एक। हाँ, और सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। बिल्कुल, इन्हें कहा जाता था महाजनपद। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनमें से सिर्फ एक, मगध, ही सबको पछाड़कर हिंदुस्तान का पहला सम्राट बना? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी की एक मास्टर क्लास है। आज हम समझेंगे कि ये महाजनपद क्या थे और मगध की कामयाबी का वो सीक्रेट सॉस क्या था। बिल्कुल। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई एक चाबी नहीं बल्कि कई हैं। हमारे स्रोत मतलब बिखरे हुए हैं। हाँ, किसी एक किताब में तो सब कुछ है नहीं। नहीं, पाणिनि की व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी से लेकर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तक, ये सभी मिलकर उस दौर की एक धुंधली लेकिन फैसिनेटिंग तस्वीर बनाते हैं। से जरूरी जानकारी निकालकर ये समझना है कि भारत के पहले साम्राज्यों की नींव आखिर रखी कैसे गई। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये महाजनपद शब्द सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, पर ये बने कैसे? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ें वैदिक काल में है। तब लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। जन, राइट। हाँ, जब इन कबीलों ने एक जगह बसना शुरू किया तो वो जगह कहलाई जनपद, यानी जहाँ जन ने अपना पैर रखा। ओके। और फिर समय के साथ जब खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, आबादी बढ़ी, तो यही छोटे छोटे जनपद आपस में मिलकर या एक दूसरे को जीतकर बड़े राज्य बन गए। और इन्हीं बड़े शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। एग्जैक्टली। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये कबीलों से राज्यों तक का एक पॉलिटिकल अपग्रेड था। ये तो बड़ा लॉजिकल प्रोग्रेशन लगता है। लेकिन क्या ये सारे 16 महाजनपद एक जैसे थे? मेरा मतलब, क्या सब जगह एक ही राजा का हुक्म चलता था? इन महाजनपदों में मोटे तौर पर दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। दो तरह के? हाँ, ज्यादातर तो राजशाही थे जिन्हें मोनार्कीज कहते हैं, जहाँ सत्ता राजा के हाथ में होती थी और वो वंशानुगत होती थी, जैसे कोसल, अवंती, वत्स और मगध। और दूसरे? लेकिन कुछ गणराज्य भी थे जिन्हें हम रिपब्लिक्स या ओलिगार्कीज कह सकते हैं। एक मिनट, गणराज्य मतलब उस जमाने में भी रिपब्लिक्स थे? ये तो कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल। कौन से थे ये और ये काम कैसे करते थे? हाँ, तो कुरु, मल, वज्जी और कंबोज जैसे कुछ महाजनपद गणराज्य थे। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था बल्कि शासकों का एक समूह होता था जो मिलकर फैसले लेते थे। अच्छा, एक काउंसिल की तरह? हाँ, कह सकते हैं। इनमें वज्जी संघ सबसे मशहूर था। ये 8 कुलों का एक फेडरेशन था जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे शक्तिशाली थे। उनकी अपनी एक सभा होती थी जहां सारे जरूरी मुद्दों पर बहस होती थी। तो ये दिखाता है कि उस दौर में शासन को लेकर कितने अलग अलग प्रयोग हो रहे थे। बिल्कुल, राजशाही और गणराज्य दोनों एक साथ मौजूद थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि आखिर में राजशाही वाला मॉडल ही जीता। इन 16 में से एक, मगध, एक ऐसी सुपर पावर बनकर उभरा जिसने बाकियों को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, आखिर मगध में ऐसा क्या खास था कि वो रेस जीत गया? मगध का उदय, देखिए, कोई एक वजह से नहीं हुआ। ये एक पावर कॉम्बो था। पावर कॉम्बो मतलब भूगोल ने उसे एक किला दिया, जमीन ने उसे लोहा और हाथी जैसे सुपर वेपन्स दिए, और इन दोनों का फायदा उठाने के लिए उसे मिले महत्वाकांक्षी राजा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसका बाकी 15 महाजनपदों के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। आपने भूगोल की बात की। एक अच्छी लोकेशन कैसे किसी राज्य को इतना ताकतवर बना सकती है? देखिए, मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, जिसे आज राजगीर कहते हैं। हाँ, राजगीर। ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मतलब एक कुदरती किला जिससे दुश्मन के लिए भेदना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मगध के शासक यहीं नहीं रुके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी राजधानी को बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। लेकिन राजगृह तो पहाड़ियों की वजह से इतनी सुरक्षित राजधानी थी, फिर उसे बदलकर पाटलिपुत्र ले जाने का क्या कारण हो सकता है? ये तो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क रहा होगा। ये रिस्क नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। ओह, नदियों के संगम पर? हाँ, इसका मतलब था कि पानी के रास्ते होने वाले पूरे व्यापार और सेना की आवाजाही पर मगध का कंट्रोल हो गया। सोचिए, उस जमाने में सड़कें उतनी अच्छी नहीं थीं, नदियां ही नेशनल हाईवे थीं। सही बात है। जिसके पास ये हाईवे था वो टोल भी वसूलता था और दुश्मन को रोक भी सकता था।
जिसे हम आज लॉजिस्टिक्स एडवांटेज कहते हैं, वो मगध के पास था। समझ गया। मतलब सुरक्षा भी और व्यापार पर कंट्रोल भी। ये तो हुई लोकेशन की बात। दूसरा पॉइंट आपने कहा संसाधन। लोहा और हाथी, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? ये उस जमाने की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। हाँ, आज के झारखंड और उड़ीसा के इलाके जो तब मगध के प्रभाव में थे, वहाँ बेहतरीन क्वालिटी का लोहा मिलता था। इस लोहे से उन्होंने मजबूत हथियार बनाए, तलवारें, भाले, कवच। और खेती के लिए भी फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, खेती के लिए लोहे के फाल वाले हल बनाए, जिससे पैदावार बढ़ी। ज्यादा पैदावार का मतलब था ज्यादा टैक्स, और ज्यादा टैक्स का मतलब था एक बड़ी और स्थायी सेना। और हाथी, मुझे लगता है हाथियों को सेना में संभालना बहुत मुश्किल होता होगा। क्या वो सच में एक एडवांटेज थे? बिल्कुल, गंगा के मैदानी इलाकों के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी मिलते थे। हाथी उस जमाने के बैटल टैंक्स थे। टैंक्स? हाँ, वो दुश्मन की पैदल सेना को कुचल सकते थे, किलों के दरवाजे तोड़ सकते थे और एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करते थे। दूसरे राज्यों के पास घोड़े तो थे, लेकिन हाथियों की इतनी बड़ी संख्या और उनको ट्रेन करने की महारत? हाँ, वो सिर्फ मगध के पास थी। तो आपके पास मजबूत हथियार भी हैं और टैंक्स भी। तो मगध के पास जीतने के लिए सारे पत्ते थे। सही लोकेशन, सही संसाधन। लेकिन ताश के खेल में अच्छे पत्तों के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी चाहिए। सही कहा। और मगध को एक नहीं कई माहिर खिलाड़ी मिले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से शुरू होती है मगध के महत्वाकांक्षी राजवंशों की कहानी। सबसे पहले आता है हर्यंक वंश और इसके संस्थापक राजा थे बिम्बिसार। बिम्बिसार। बिम्बिसार एक कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट थे। वो जानते थे कि हर जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। मतलब? उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी वैवाहिक संबंधों को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण शादियां की। 3? हाँ, पहली कोसल के शक्तिशाली राजा की बहन कोसल देवी से। इस शादी से उन्हें दहेज में काशी का प्रांत मिला, जो व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। अच्छा। दूसरी शादी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से और तीसरी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी खेमा से। इन शादियों ने उनके दुश्मनों को दोस्त और सहयोगी बना दिया। ये तो पूरा पॉलिटिकल गेम था। लेकिन क्या वो सिर्फ कूटनीति पर ही निर्भर थे? नहीं, वो एक कुशल प्रशासक भी थे और उन्हें सेनी की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है जिसके पास सेना हो। वो भारत के पहले राजाओं में से थे जिन्होंने एक स्थायी सेना रखी। ओके। और उनकी कूटनीति का एक और क्लासिक उदाहरण है जब उन्होंने अपने मशहूर राजवैद्य जीवक को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा। अपने दुश्मन के इलाज के लिए? हाँ, प्रद्योत को पीलिया हो गया था। इस एक कदम से उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का भी दिल जीत लिया। अजशत्रु अपने पिता की डिप्लोमैटिक पॉलिसीज में यकीन नहीं लगता था। वो विस्तारवादी और बेहद आक्रामक था। बिल्कुल उल्टा। एकदम। उसने अपने मामा कोसल के राजा प्रसेनजित से युद्ध किया और काशी पर फिर से कब्जा किया। उसका सबसे लंबा और मुश्किल संघर्ष वज्जी संघ के लिच्छवियों से हुआ, जो लगभग 16 साल चला। 16 साल? हाँ, वो जानता था कि वज्जी को ताकत से हराना मुश्किल है, इसलिए उसने फूट डालने की नीति अपनाई और आखिरकार उन्हें हरा दिया। तो एक तरफ पिता की हत्या, दूसरी तरफ इतनी बड़ी सैन्य जीत। काफी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी लगती है। बिल्कुल, लेकिन उसकी शख्सियत का एक और पहलू है। वो बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। अच्छा। शुरुआत में वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में वो बुद्ध का अनुयायी बन गया। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसी ने राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। वाह! तो वो एक ही समय में क्रूर विजेता भी था और धर्म का संरक्षक भी? हाँ, कह सकते हैं। हर्यंक वंश के बाद कौन आया? क्या उन्होंने भी मगध को और ताकतवर बनाया? हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मगध के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर दुश्मन अवंती को हराना। अवंती को? ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वो भी लोहे के संसाधनों और व्यापार के कारण बहुत शक्तिशाली था। उसे हराकर शिशुनाग ने मगध के लिए पश्चिम का रास्ता खोल दिया और मगध को मध्य भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया। और शिशुनाग वंश के बाद आए नंद, जिनके बारे में बहुत सुना है।
कहा जाता है कि वो बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। हाँ, जब नंद वंश की बात आती है तो हम सिर्फ एक वंश की नहीं बल्कि भारत के पहले एम्पायर बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। एम्पायर बिल्डर्स। महापद्मनंद को पुराणों में सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की जिसका मतलब है एकमात्र सम्राट। एकमात्र सम्राट। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, उन्होंने कलिंग से लेकर कुरु तक कई राज्यों को जीता और मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनकी शक्ति का आधार क्या था? क्या सिर्फ जीती हुई जमीन? नहीं, उनकी असली ताकत थी उनकी विशाल सेना और बेहिसाब दौलत। ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं कि नंदवंश के आखिरी राजा धनानंद के समय मगध की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 से ज्यादा हाथी थे। इतनी बड़ी सेना? हाँ, उनकी दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। कहा जाता है कि इसी विशाल सेना और दौलत की खबरों ने सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिकों का हौसला तोड़ दिया था, जो व्यास नदी से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। अच्छा, तो ये वजह थी? यहीं से भारत पहली बार विश्व इतिहास के मंच पर सीधे तौर पर आता है। तो उन सब राजाओं, उनकी रणनीतियों और लड़ाइयों के बीच आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? इन पॉलिटिकल चेंजेस का जमीन पर क्या असर पड़ रहा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस दौर में आम जीवन में एक क्रांति आ रही थी जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, लोहे का इस्तेमाल। हाँ, लोहे का हल। बिल्कुल, लोहे के फाल वाले हल से गंगा की सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया। खेती में सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगा। इसी सरप्लस ने बड़े बड़े शहरों के विकास को मुमकिन बनाया। और इसीलिए इस दौर को भारत का दूसरा शहरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। सही, पहला हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ था। मतलब एग्रीकल्चर में बूम आया जिससे सिटीज डेवलप हुई। और व्यापार का क्या? क्या तब भी लोग चीजों के बदले चीजें यानी बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे? नहीं, यहीं पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। व्यापार के लिए पहली बार सिक्कों का व्यवस्थित इस्तेमाल शुरू हुआ। सिक्के? हाँ, ये थे चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। इन पर कोई राजा का नाम नहीं होता था, बल्कि अलग अलग चिन्ह जैसे पेड़, मछली, सूरज बने होते थे। एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम की ये शुरुआत थी। जिसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया होगा। बहुत ज्यादा। और जो कारीगर और व्यापारी थे, क्या वो संगठित थे जैसे आज के ट्रेड यूनियंस होते हैं? हाँ बिल्कुल, कारीगरों और व्यापारियों के अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जैसे बढ़ई की अपनी श्रेणी, बुनकरों की अपनी श्रेणी और व्यापारियों की अपनी। हाँ, ये श्रेणियां बहुत ताकतवर होती थीं। ये अपने सदस्यों के लिए नियम बनाती थीं, क्वालिटी कंट्रोल करती थीं और यहाँ तक कि बैंकों की तरह भी काम करती थीं। वाह! ये उस समय के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। समाज कैसे चलता था? क्या राजा अपनी मर्जी से लोगों से कुछ भी ले लेता था या कोई टैक्स सिस्टम था? एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम बन चुका था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और प्रशासन का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए था ना। राइट। किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा यानी 1/6 भाग नाम के कर के रूप में लिया जाता था। ये अनिवार्य था। और इसके अलावा? इसके अलावा बलि नाम का भी एक कर था, जो शुरू में शायद स्वैच्छिक भेंट होती थी, लेकिन बाद में इसे भी अनिवार्य कर दिया गया। गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था, जो टैक्स इकट्ठा करने में राजा के अधिकारियों की मदद करता था। इस दौर की कोई खास पहचान, जैसे कोई कला या कोई ऐसी चीज जो आज भी हमें मिलती हो? बिल्कुल, इस युग की एक बहुत बड़ी पुरातात्विक पहचान है। इसके खास मिट्टी के बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। हाँ, NBPW। ये बहुत ही चमकदार काले रंग के बर्तन होते थे जो किसी शीशे की तरह चमकते थे। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल था और ये काफी महंगे होते थे। शायद अमीर लोग ही इन्हें इस्तेमाल करते थे। तो जब भी पुरातत्वविदों को खुदाई में ये बर्तन मिलते हैं, हाँ, तो वो समझ जाते हैं कि ये साइट महाजनपद काल की है। ये उस दौर की कल्चर और प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। तो ये थी कहानी महाजनपदों की। बिखरे हुए कबीलों से लेकर 16 शक्तिशाली राज्यों तक का सफर और फिर मगध का एक साम्राज्य के रूप में उभरना। और जिसके पीछे थी सही जगह, सही संसाधन और कुछ बेहद महत्वाकांक्षी राजाओं की रणनीति। बिल्कुल। इस दौर ने ही भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की। एकदम सही। नंद वंश के विशाल साम्राज्य और प्रशासन की नींव पर ही चंद्रगुप्त मौर्य
और चाणक्य ने एक और भी बड़े साम्राज्य की इमारत खड़ी की, जो इसी पाटलिपुत्र की धरती से चला। इस दौर ने भारत को राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हमेशा के लिए। आज की इस पड़ताल को खत्म करने से पहले एक सवाल मन में आता है। हमने इस पूरी चर्चा में राजशाही और गणराज्य दोनों का जिक्र देखा। मगध एक राजशाही था जिसने वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को जीत लिया। हाँ। ये सोचना अब दिलचस्प है कि अगर इतिहास का पहिया थोड़ा अलग घूमता और मगध जैसी राजशाही के बजाय वज्जी जैसे गणराज्य ज्यादा ताकतवर होकर उभरते, तो भारत का प्राचीन इतिहास और राजनीतिक विकास कैसा होता? क्या लोकतंत्र का एक अलग प्राचीन रूप यहाँ पनप सकता था, जो शायद दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग होता?